हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पूर्ति वक्र की। पूर्ति वक्र क्या होता है और दूसरा हम टॉपिक लेंगे पूर्ति का जो नियम होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई की। तो इससे पहले का अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है जिसमें हमने पूर्ति क्या है, पूर्ति के निर्धारक तत्व और पूर्ति फलन जो होता है वो हमने डिस्क्राइब किया था, तो आप उस लेक्चर को जरूर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप उस लेक्चर को जरूर देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे पूर्ति वक्र को। पूर्ति वक्र होता क्या है, देखो पूर्ति वक्र क्या होता है, इसके लिए क्या है, पूर्ति वक्र के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले है पूर्ति वक्र के लिए होनी चाहिए पूर्ति तालिका। पूर्ति वक्र के लिए क्या होना चाहिए, पूर्ति तालिका। पूर्ति तालिका होनी चाहिए। पूर्ति वक्र के लिए क्या होना चाहिए, पूर्ति तालिका। पूर्ति तालिका होती क्या है, पूर्ति तालिका होती है आपकी दो टाइप की। दो टाइप की कौन सी, पहली होती है आपकी व्यक्तिगत, कौन सी, व्यक्तिगत, और दूसरी होती है आपकी बाजार। एक तालिका तो आपकी व्यक्तिगत होगी और दूसरी तालिका कौन सी होगी, जिसमें एक व्यक्ति, और बाजार में कितने व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति, तो एक व्यक्तिगत तालिका होगी और एक आपकी बाजार तालिका होगी। अब क्या होगा, क्या करेंगे हम कि पूर्ति वक्र को हम निकालेंगे तो पूर्ति तालिका या तो हम दो बना सकते हैं, फिर हम एक ही काम करेंगे कि हम एक ही तालिका बनाएंगे। दोनों के लिए हम एक ही तालिका बनाएंगे जिसमें हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये व्यक्तिगत तालिका है या बाजार तालिका है। बाजार तालिका का मतलब बहुत सारे जो सप्लायर हैं, उत्पादक हैं, उनकी सबको मिला करके एक तालिका तैयार की गई है, वो बाजार तालिका है। और व्यक्तिगत मतलब एक ही सप्लायर है, उसकी जो पूर्ति की तालिका है वो क्या है, आपकी व्यक्तिगत तालिका। तो इस तरह से आपके पूर्ति तालिका समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं पूर्ति वक्र बनाने के लिए पहले पूर्ति तालिका बनाते हैं। और पूर्ति तालिका बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे हम कीमत। एक हमारे पास कीमत होना चाहिए और यहाँ पर लिखेंगे हम पूर्ति को, कितने कीमत पर कितनी पूर्ति की जाती है, यही हम पूर्ति तालिका में दर्शाएंगे। तो हम यहाँ पर 3-4 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, 3-4 वस्तुएं बेचेंगे या 3-4 बार हम पूर्ति करेंगे, तो ये आपके लिए तालिका बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो कोई वस्तु है, अगर उसकी कीमत 10 रुपये थी, उसकी कीमत जब 10 रुपये थी तो आपने माना पूर्ति करी 20 के बराबर, ठीक है। अब अगर कीमत बढ़ गई, कीमत 10 से 20 हो गई, तो पूर्ति आपने बढ़ा दी, 20 से कर दी कितनी, माना आपने 40 कर दी। फिर क्या है कि अगर कीमत 30 हो गई तो आपने पूर्ति बढ़ा करके कर दी 60 या 50 कर दी, चलो 50 कर देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ये अनुपात में बन रहा है, क्या हमेशा अनुपात में बनेगा। तो इस तरह से ये पूर्ति हुई। तो जब कीमत 10 रुपये थी तो पूर्ति 20 के बराबर कर रहे थे, जब कीमत 20 रुपये थी तो पूर्ति 40 के बराबर कर रहे थे, और जब कीमत 30 रुपये थी तो पूर्ति 50 के बराबर कर रहे थे। ऐसे ही अगर 30 रुपये कीमत थी तो पूर्ति 50 के बराबर कर रहे थे, कीमतें कम हुई तो 20 रुपये हुई तो पूर्ति भी घट गई, 10 रुपये हुई तो पूर्ति भी घट गई। इसको हम डायग्राम में देखेंगे। जब पूर्ति तालिका को हम वक्र में दर्शाते हैं, जब पूर्ति तालिका को हम एक वक्र में दर्शाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है पूर्ति वक्र जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इसको ड्रॉ करो, पॉइंट्स को ड्रॉ करो। ये आपका हो गया 10, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 30। इसी तरह इधर भी बनाओ, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 40, इसको थोड़ा आगे कर दो, और ये हो गया आपका 50, ये एक्स एक्सिस। तो पूर्ति है आपका इधर, यहाँ पर लिखेंगे आप इसको, पूर्ति को, ये आएगा पूर्ति सप्लाई, और यहाँ पर आएगा कीमत। कीमत यानी प्राइस,
ठीक है, अब ड्रॉ करिए, कीमत को लिखिए। कीमत जब हम 10 के बराबर चलते हैं, जब हम 10 के बराबर चलते हैं तो पूर्ति कितने की कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं हम 20 की। तो 10 के बराबर चले और कीमत करी, पूर्ति हुई उस टाइम पे 20 के बराबर। जब कीमत 20 रुपये हुई तो पूर्ति कितनी हुई, पूर्ति हुई 40 की। ये देखो, जब कीमत 10 रुपये थी तो पूर्ति 20 के बराबर कर रहे थे, जब कीमत 20 हुई तो पूर्ति 40 के बराबर कर रहे थे, और जब कीमत 30 हुई, जब कीमत 30 हुई तो पूर्ति कर रहे हैं 50 के बराबर। तो ये इस तरह से बनेगा, ये आपका एक वक्र बनेगा जो मिलेगा आपके, ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, तो आपको इस तरह से एक वक्र मिलता है जो आपका होगा सप्लाई कर्व। जो पूर्ति वक्र है ये आपको मिला है, यहाँ पे एस एस एक पूर्ति वक्र मिला है। तो इस तरह से आपकी ये चीज़ें समझ आ गई कि पूर्ति वक्र क्या है, किस तरह से है, किस तरह बनता है। पूर्ति वक्र आपके आसानी से समझ आ गया होगा। तो हमने पूर्ति तालिका, ये क्या है आपकी पूर्ति तालिका है, और ये आपका क्या है, पूर्ति वक्र है। तो अब हम, आपके समझ में ये पूर्ति वक्र आ गया, तो अब हम समझेंगे कि पूर्ति का नियम क्या होता है। पूर्ति वक्र आपने जान लिया, अब हम समझते हैं पूर्ति का नियम। जो पूर्ति का नियम होता है वो क्या होता है, अब देखेंगे हम पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम क्या होता है, पूर्ति का नियम, पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा जो मांग का नियम होता है। आपने मांग का नियम पढ़ा, मांग का नियम, मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम कीमत, यहाँ पर कीमत और यहाँ पर मांग या मात्रा। ऐसे ही पूर्ति के नियम के लिए लिखो, यहाँ पर लिखो आप कीमत और यहाँ पर लिखो पूर्ति। ये हो गया आपका पूर्ति, इसको ऐसे कर दो। अब मांग का नियम आपने पढ़ लिया था कि मांग का नियम क्या है। मांग का नियम क्या कहता है, अन्य बातों के समान रहने पर जब कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी होती है, और जब कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है। इसमें जो संबंध है वो हमेशा विपरीत चलता है। अब देखो पूर्ति का नियम क्या है, पूर्ति का नियम है जब कीमत में वृद्धि होती है तो पूर्ति में भी वृद्धि होती है, और जब कीमत में कमी होती है तो पूर्ति में भी कमी होती है। क्योंकि ये प्रोड्यूसर का जो उत्पादक है उसका पक्ष है और ये उपभोक्ता का पक्ष है। वो कम कीमत पर ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करता है, और जिसके पास वस्तुएं हैं वो भी यही सोचता है कि जब कीमतें ज़्यादा होंगी तो मैं अपना माल तब बेचूंगा। तो क्या हुआ, कीमतें जब ज़्यादा होती हैं तो पूर्ति भी ज़्यादा होती है, और जब कीमतें कम होती हैं तो पूर्ति भी कम होती है। आई होप कि आपके पूर्ति का नियम समझ आ गया होगा। अन्य बातों के समान रहने पर आप लिख सकते हैं कि अन्य बातों के समान रहने पर कीमत, जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, और जब कीमत कम होती है तो पूर्ति भी घट जाती है। आई होप कि आपके समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका इसमें तकनीकी सुधार, दूसरा है आपका उत्पादन के साधनों की कीमतों में परिवर्तन, तीसरा है आपका करों में परिवर्तन, और चौथा है फर्मों की संख्या, और पांचवा है आपका भविष्य में कीमतों में परिवर्तन। तो ये पांचों ही हमने पहले वाले लेक्चर में देख लिया था कि जो पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं वही पूर्ति के निर्धारक तत्व भी हैं, और पूर्ति के जो घटक हैं वो भी यही 5 या इससे जो ज़्यादा हैं वो हैं। जैसे फर्मों की संख्या है तो फर्मों की संख्या भी, अगर ज़्यादा फर्में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किसी वस्तु का हो रहा है तो पूर्ति को घटाना ही पड़ेगा। घटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि सस्ता बिक रहा है, जितना ज़्यादा सस्ता बिकेगा, या क्या है कि कीमतें अगर कम हो भी रही हैं तो पूर्ति का नियम क्या कहता है कि अगर कीमतें कम हो रही हैं तो पूर्ति कम होंगी। पर अगर ज़्यादा फर्में हैं, फर्मों की संख्या अगर ज़्यादा है
तो कम कीमत पर भी ज़्यादा पूर्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि माल बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या है कि फर्मों की संख्या, ये पॉइंट शायद उसमें नहीं था। तो ये वाली चीज़ें आपके हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आई होप कि आपको ये चीज़ें या ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।